हेलो नमस्कार सभी को। इस वीडियो में मैं एनआईओएस का जो अप्रैल 2027 का एग्जाम होता है, अप्रैल 2027 का, उसका जो फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं उसको मैं ए टू जेड यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो जितना भी कंफ्यूजन है तुम्हारा कि मतलब तुम 10th पास हो, तुम 12th करना चाहते हो, उसके लिए क्या करे, फिर फेल या कंपार्टमेंट हो, टीओसी लेना चाहते हो उसके लिए क्या करे, या सारा चीज का मतलब फ्रेश एडमिशन, पार्ट एडमिशन, सब चीज का यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो एंड तक देख लेना, सारा चीजें क्लियर हो जाएगा और तुम स्टेप बाय स्टेप जो है अपना फॉर्म खुद ब खुद भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें। और बाकी रही बात क्या है, अगर तुम्हें 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तुम्हारा प्रॉब्लम को लेके कि मतलब किस में जाए, कैसे क्या करे, कैसे क्या ना करे, और फिर इसमें एडमिशन ले तो इसमें से क्या होगा, उसमें से क्या होगा, जो देखो हजारों तरीके का जो कंफ्यूजन है ना, कि मेरा 12th में 75% नहीं आया तो एक्चुअली में मेरे को क्या करना चाहिए, अपने बोर्ड से एग्जाम देना चाहिए, वो सबसे बेहतर होता है या नहीं होता है। तो ये हजारों तरीके का जो कंफ्यूजन है उसको अगर सही तरीके से ऑथेंटिक वे में दूर कराना चाहते हो कि एकदम बेस्ट टू बेस्ट एक सॉल्यूशन मिल जाए, तो मेरे साथ डायरेक्ट 1-to-1 बात कर पाओगे तुम्हारे प्रॉब्लम को लेके, और उसका सॉल्यूशन तुम्हें एक अच्छे तरीके से मिलेगा। फिर जाके तुम्हारे करियर में कभी भी इन सब चीजों को लेके झंझट नहीं आएगा। तो अगर 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, तो अगर तुम्हें काउंसलिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर काउंसलिंग वाले लिंक पे विजिट करो। ठीक है, काउंसलिंग वाले लिंक पे विजिट करने के बाद वहां पे जो है अपना नेम, ईमेल आईडी और बाकी सारा डिटेल्स, फोन नंबर वगैरह सही सही ढंग से फिलअप करके पेमेंट कर दो। फिर मैं तुमसे वहां पे कांटेक्ट कर लूंगा और फिर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे कि कैसा क्या करना चाहिए। और रही बात, अगर तुम एनआईओएस अप्रैल में यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, एनआईओएस अप्रैल 2027 में एडमिशन ले रहे हो, और तुम्हें अगर तुम पीसीएम स्ट्रीम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम सब्जेक्ट लेने वाले हो क्लास 12 के लिए, ठीक है, 12th क्लास के लिए, तो इसके लिए मेरे पास एक 1-to-1 मेंटोरशिप भी है। ठीक है, जो 1-to-1 मेंटोरशिप जिसका जो वैलिडिटी है वो 30 जून 2027 तक रहेगा। ठीक है, 30 जून 2027 तक रहेगा, मतलब कि आराम से तुम्हारा ए टू जेड जितना भी एग्जाम्स है वो भी कवर हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएंगे। तो टिपिकल जो तुम्हारी जर्नी में डाउट आए, कुछ भी आए, उसका सॉल्यूशन तो मेरे से डायरेक्ट तुम्हें मिलेगा, डायरेक्ट मेरे से बात कर पाओगे, कोई बीच में नहीं आएगा। और रही बात तुम्हारा जो एनआईएस का स्टडी मटेरियल है ना, एक तो स्टडी मटेरियल फ्री में इनके वेबसाइट पे मिलता है, वो तो तुम्हें पढ़ना ही है। उसके साथ जो एड ऑन स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से तुम्हें मिलेगा वो है सॉल्व पीवाईक्यूज। ठीक है, सॉल्व पीवाईक्यूज, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल और फिर सॉल्व टीएमए, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगा मेरी तरफ से। और तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा मेंटरशिप में, जो मैं जैसे गाइड करूंगा वैसे तुम चलना, वैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करना, सारा चीजें पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज काइंड ऑफ। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, आराम से तुम्हें बस पढ़ाई करना है और अपना जो है रिजल्ट बढ़िया तरीके से ला देना है। ठीक है, तो मेंटरशिप के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और पेमेंट कर दो, अपना नेम डिटेल्स सारा कुछ वहां पे फिलअप करके, फिर वहां से तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी का भी मन में अगर ऐसा है कि हमें कॉर्पोरेट में जॉब करना है, चाहे हम बीटेक करने के बाद जॉब करें या कुछ और प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद जॉब करने जाए, एमबीए कुछ भी हो, कॉर्पोरेट में जिसको जॉब करना है, ध्यान रखना भाई, 10वीं और 12वीं के परसेंटेज बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर 10वीं का खराब है तो 12वीं का कम से कम सुधार लो, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगा तुम्हें। तो चलो फटाफट यहाँ पे देखते हैं कि भाई कैसे फॉर्म फिलिंग वगैरह किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एनआईओएस की वेबसाइट पे आ जाना है। तो ये रहा एनआईओएस का वेबसाइट, यहाँ पे तुम्हें इसको थोड़ा जूम इन कर लेना है, nios.ac.in अपने मोबाइल के ब्राउजर पे सर्च कर लेना, या लैपटॉप पीसी जो भी यूज कर रहे हो, तो इस वाले वेबसाइट पे विजिट कर लेना। फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट पे ये एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे तुम hdmis.nios.ac.in इस वाले वेबसाइट पे विजिट करोगे। फिर यहाँ पे देखो एक मेनू बटन होगा, तो मेनू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडमिशन वाले इस एरो पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एकेडमिक वाले पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि स्ट्रीम 1 अप्रैल 2027, इसी का हम फॉर्म भर के दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारा डिटेल आ जाएगा। तुम्हें काम करना है, इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना। डेस्कटॉप मोड पे कर लेने से क्या होगा, ठीक है, तो चीजें इंटरफेस और सही तरीके से आएगा तुम्हारा, अच्छे तरीके से तुम फिलअप कर पाओगे। तो तुम मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, पीसी, टैबलेट, लैपटॉप, कुछ भी है, मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा अच्छा डिवाइस होना चाहिए, हो जाएगा काम। सारा चीजें यहाँ पे ए टू जेड आराम आराम से सिखाएंगे। ठीक है, हाँ भाई, तो अभी ध्यान से सुनो। पहले मैं तुम्हें इतना सा एडवाइस दूंगा कि पहले पूरा एंड तक देख लो कि कौन से स्टेप पे कैसे काम किया जाता है, ताकि बाद में वो बीच में तुम्हें झंझट ना हो कि पता चला बीच में जाकर तुम फंस गए और फिर से दोबारा लॉगिन कर रहे हो, दोबारा वहां पे फिलअप कर रहे हो। तो उससे बेहतर है कि पहले पूरा ए टू जेड इसका स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद जाके आराम से टाइम लेके फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे कोई लिमिटेड सीट का चक्कर कुछ भी नहीं है, आराम आराम से काम होगा। और इसका लास्ट डेट क्या है, इसका लास्ट डेट मैं बता देता हूँ तुम्हें। इसका लास्ट डेट जो है 31 जुलाई तक, विदाउट एनी लेट फी। ठीक है, विदाउट एनी लेट फी, विदाउट लेट फी। और फिर तुम्हारा 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक
आई गेस 260 रुपीज लेट फी होता है, 260 रुपीज। और फिर तुम्हारा 31 अगस्त तक इसका लेट फीस कुछ होता है यहाँ पे 520 रुपीज आई गेस, ठीक है, 520 या 540 होगा। और फिर 31 अगस्त हो गया, है ना। फिर 15 सितंबर तक 910 रुपीज इसका लेट फीस है, ठीक है। मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन का फीस है वो तो तुम्हें देना ही है, साथ ही साथ लेट फीस और देना है अगर तुम ये डेट एक्सटेंड कर देते हो तो। और 15 सितंबर के बाद 16 सितंबर से इसका एडमिशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा। तो लास्ट डेट विदाउट एनी लेट फी 31 जुलाई है, और विथ लेट फी 15 सितंबर है। 16 सितंबर से इसका क्लोज हो जाएगा, फिर इसमें और एडमिशन नहीं ले पाओगे। किस में लेना पड़ेगा फिर? अक्टूबर 2027 में लेना पड़ेगा, तब लेना पड़ेगा, तब जाकर, अभी नहीं भाई। 16 सितंबर से अक्टूबर 2027 का एडमिशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के यार फटाफट से यहाँ पे भरते। और ये फीस मैंने किस हिसाब से बोला, तो एनआईओएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहां पे गूगल पे सर्च कर लेना कि एनआईओएस फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, एनआईओएस फीस स्ट्रक्चर ऐसा करके सर्च कर लेना। तो hdmis.nioes.ac.in इस वाले वेबसाइट से तुम उनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह चेक कर लेना, या तो ये वाला वेबसाइट, नहीं तो यही वाला वेबसाइट nioes.ac.in, ठीक है। जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है उधर उनका फीस वगैरह मेंशन है स्ट्रीम 1 के लिए, वो एंड में भी आगे दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम आराम से काम होगा। और फीस तुम्हें किसी को भेजना नहीं है, खुद ब खुद ही एनआईओएस के स्टूडेंट पोर्टल पे पेमेंट कर लेना। अब यहाँ पे जो डिटेल है, ये जो स्टेट तुम सिलेक्ट करोगे, ये आइडेंटिटी टाइप, ये आइडेंटिटी नंबर, तो देखो ये स्टेट तुम अपने आधार के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आधार के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा आधार कार्ड है वो जिस स्टेट से रजिस्टर्ड है वही का वही स्टेट यहाँ पे फिलअप करोगे। अगर दिल्ली से है तो दिल्ली से, भैया दिल्ली तो सिटी होता है, नहीं स्टेट भी होता है ना। राजस्थान से है तो राजस्थान से, गुजरात से है तो गुजरात से, वेस्ट बंगाल से है तो वेस्ट बंगाल से, बिहार से है तो बिहार से, झारखंड से है तो झारखंड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जो आधार कार्ड का स्टेट है वही का वही यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड जिस स्टेट से रजिस्टर्ड है। फिर आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे आधार सिलेक्ट करोगे, ठीक है, आधार। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर, तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा करके नहीं होगा, जो भी तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर है यहाँ पे एज इट इज फिलअप कर लेना, ठीक है। फिर कोर्स अप्लाइंग फॉर, जो 12th क्लास में लेना चाहते हैं वो सीनियर सेकेंडरी, और जो 10th क्लास में लेना चाहता है वो सेकेंडरी। तो मैं 12th क्लास के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, तो सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे है नहीं। फिर सारा कुछ यहाँ पे फिलअप सही तरीके से करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। अब सबमिट बटन पे क्लिक करने से क्या होगा बता रहे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये विंडो पॉप आउट हो जाएगा, विंडो नहीं, इसको एक बॉक्स ही मान लो। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, ये इस बटन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे चेक कर लेना यू आर रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 2026। एक्चुअली ये 2026 2027 ऐसा ही होता है, 2026 देख के यहाँ पे डरना मत, तुम्हारा एग्जाम अप्रैल 2027 में ही होगा, ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलो यहाँ पे यस बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स वाला बॉक्स फिलअप करना है। तो ये जो नेम ऑफ द कैंडिडेट है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, नेम ऑफ द कैंडिडेट मतलब तुम्हारा नाम, तो तुम्हारा नाम, तुम्हारे फादर का नाम, मदर नेम, ये सारा कुछ अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। कुछ महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट है, वो यहाँ पे क्या दिमाग लगाते हैं कि उनके स्टेट में जैसे नियम कानून है उस हिसाब से चलते, कि पहले दादाजी का नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर मेरा नाम, पता नहीं ऐसे किस तरीके से वो लोग करते हैं, उनका जो नियम होता है। लेकिन वैसे यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे वही चलेगा जो तुम्हारे 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है। अगर लिखा है कि राहुल कुमार तिवारी तो राहुल कुमार तिवारी ही लिखना है। अगर लिखा है कि MD अलम तो MD अलम ही लिखना है। अगर लिखा है कि सिर्फ राहुल तो सिर्फ राहुल ही लिखना है। वैसे ही फादर का नेम, वैसे ही मदर का नेम, जैसे 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है एज इट इज, और दिमाग नहीं लगाना। और डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट में जैसे दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ एज इट इज यहाँ पे भरना है। ध्यान रखे भाई। भैया हम महाराष्ट्र बोर्ड से है, गुजरात बोर्ड से है, हमारा तो एक 10th का सर्टिफिकेट आया था, उसमें रिजल्ट तो था हमारा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन नहीं था। एक और सर्टिफिकेट तुम्हें मिला होगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ 100% मेंशन था, ढूंढो उसको और उसको जाके यहाँ पे फिलअप करो एज इट इज, अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, नहीं करोगे एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, बस और कुछ नहीं। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कि मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्या हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और फिर यहाँ पे तुम्हारा आधार नंबर भर लेना, ठीक है, जो तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर है अगेन एक बार भर लेना। वैलिड आधार नंबर, तुम्हारा आधार नंबर होना चाहिए खुद का। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना भर लेना और ईमेल आईडी अपना भर लेना, ठीक है। अब ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है।
मोबाइल नंबर तो बाद में चेंज हो जाता है, लेकिन ईमेल आईडी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। तो ऐसा कोई वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना जो मिनिमम रिजल्ट आने तक तुम्हारे साथ रहे, ठीक है। कि बाद में अगर कुछ चेंजेस करना हो, कुछ करना हो, तो ओटीपी वगैरह के लिए यहाँ पे जरूरत होता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का, तो ध्यान रखे भाई। तो ऐसा कुछ फिलअप करना जो कि मिनिमम तुम्हारा रिजल्ट आने तक तुम्हारे साथ में रहे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप कर देने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, फिर ऐसा एक पॉप आउट सा बॉक्स शो हो जाएगा तुम्हारे उधर। तो ईमेल का ओटीपी ईमेल वाले पे फिलअप करना और मोबाइल का ओटीपी मोबाइल वाले पे फिलअप करना, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। भैया ईमेल का ओटीपी अभी तक आया नहीं है तो थोड़ा उसको रिफ्रेश करना, थोड़ा वेट करना, 2-3 मिनट, आ जाएगा। अगर नहीं आया तो दोबारा जनरेट ओटीपी कर देना, आएगा इस बार। और फिर भी नहीं आया तो कोई दूसरा ईमेल यूज करना। अरे ईमेल बनाना तो भाई आजकल घर की खेती है, आजकल तो मतलब अनलिमिटेड ईमेल बनाए जा रहे लोग यहाँ पे, ठीक है। ईमेल का तो कोई झंझट है नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा ट्राई करना, हो जाएगा। फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। अब सबमिट बटन पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा तुम वहां पे रुकना, 30-40 सेकंड वेट करना ईमेल और मोबाइल का ओटीपी बिठाने के बाद। फिर ये वाला पेज में ये सारा कुछ तुम्हारा लॉक हो जाएगा, सिस्टम में लॉक हो जाएगा, लॉक कह लो, ब्लॉक कह लो, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, अगेन एक बार तुम्हारा नाम का स्पेलिंग, फादर नेम का स्पेलिंग, मदर नेम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ एक बार क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर लेना दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे भैया आधार नंबर शो नहीं कर रहा, आधार नंबर का क्या करे, तो आधार नंबर शो नहीं होता लेकिन फिलअप हो चुका है, टेंशन ना लो। आधार नंबर के चलते ये डिलीट योर रिकॉर्ड फिर से मत कर देना। डिलीट योर रिकॉर्ड कर दोगे तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। दोबारा एकदम पहले स्टेप से तुम्हें फॉर्म भरना होगा, फिर से ईमेल बिठाओ, फिर से मोबाइल नंबर बिठाओ, फिर से नाम लिखो, फिर से ओटीपी वहां पे फिलअप करो, फिर जाके करना होगा। तो डिलीट योर रिकॉर्ड मत करना। कई लोग आधार नंबर के डर के मारे वो डिलीट योर रिकॉर्ड कर देते, नहीं ऐसा मत करना। आधार कार्ड यहाँ पे फिलअप हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे है नहीं। फिर यहां पे ऐसे लॉक हो जाने के बाद तुम्हारे जो ईमेल आईडी पे, जो तुम ईमेल आईडी अभी तुमने यूज किया एनआईओएस में यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए और जिसमें ओटीपी तुमने बिठाया, उसी ईमेल आईडी पे एनआईओएस वाले तुम्हें एक लॉगिन आईडी जो कि और कुछ नहीं होता, तुम्हारा ईमेल आईडी होता है, ठीक है। जो तुम्हारा ईमेल आईडी है, जो तुमने रजिस्टर किया अभी, जिसको यूज करके तुमने रजिस्ट्रेशन किया एनआईओएस में, वही तुम्हारा लॉगिन आईडी है और एक पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड एनआईओएस वालों ने उसी ईमेल पे भेजा है। पासवर्ड काइंड ऑफ ऐसा होता है, मान लो कि ZQ973I, ऐसा कुछ विचित्र काइंड ऑफ होता है पासवर्ड, एनआईओएस वाले ही बना के भेजते तुम्हें पासवर्ड। तो उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है ना, क्योंकि उसी से तुम्हारा फर्दर लॉगिन वगैरह होगा फ्यूचर में जाके। अब मान लो ऐसा होता है ना कि फॉर्म भरते भरते ये पेज रिफ्रेश हो गया या कुछ ऐसा हो गया, खुल नहीं रहा फिर से, तो वहां पे क्या करना, फिर से गूगल पे जाके लिखना, यहाँ पे गूगल पे जाकर वहां पे लिखना NIOS स्टूडेंट लॉगिन, ऑलराइट। ये वाला लिख के hdmis.nios.ac.in उस वाले वेबसाइट पे विजिट कर लेना। तो वहां पे तुम्हारा ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा जहां पे तुमसे बोलेगा कि यहाँ पे ईमेल बिठाओ और पासवर्ड बिठाओ, फिर यहाँ पे लॉगिन करो और फिर ये स्टूडेंट डैशबोर्ड तुम यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके लॉगिन कर लेना है। अगर फंस गया है ना, मतलब फॉर्म भरते भरते पेज रिफ्रेश हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वैसे करके लॉगिन कर लेना, फिर सारा ये डिटेल्स फिर से आ जाएगा, ठीक है। वहां पे लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस वाले बॉक्स पे जाना, एप्लीकेशन स्टेटस वाले योलो बॉक्स पे जाना, येलो कलर का होता है ये चीज, येलो। फिर वहां पे जाने के बाद रिव्यू फॉर्म में जाना, रिव्यू फॉर्म, तो फिर जाके ये फॉर्म का इंटरफेस फिर से खुल जाएगा और फिर से तुम फिलअप कर पाओगे। बता दिया, अगर रुक गया सिस्टम में तो ऐसे करके करना। नेक्स्ट, हाँ भाई, तो ध्यान से सुने, बेसिक डिटेल्स वहां पे फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब कि एड्रेस भरना है। अब अगर लाइफ में झंझट नहीं चाहते, देखो यहाँ पे तो स्कूल जाना नहीं है ना, पीसीबी क्लासेस होता है। पीसीबी क्लास का अभी शॉर्ट फॉर्म में बता दे तो क्या होता है, देखो पीसीबी क्लास सिर्फ उनको ही लेना है जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे। जैसे कोई कॉमर्स वाला है, कॉमर्स लेगा, यहाँ पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लेगा, तो उसका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं, उसका सीधा थ्योरी एग्जाम होगा। वो बेचारा डर के मारे पीसीबी क्लास के डर के मारे वहां पे भटक रहा है कि क्या करे क्या ना करे, उसका कोई पीसीबी क्लास होगा ही नहीं। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है, मान लो ऐसा सब्जेक्ट उठाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डेटा एंट्री ऑपरेशन, है ना, पेंटिंग, इनमें से कोई भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, होम साइंस का भी आई गेस प्रैक्टिकल होता है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तुम उठा रहे हो एनआईएस बोर्ड में, तो तुम्हें पीसीबी क्लासेस अटेंड करने होते। अब ये क्लास क्या होता है, अभी फॉर्म में आगे फिलअप करते वक्त एक स्टडी सेंटर तुम वहां पे फिलअप करोगे, तो उस स्टडी सेंटर पे तुम्हें 5 दिन 5 डेज पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट,
पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्लास अटेंड करने जाना होता है। कई बार क्या होता है, हर 10 में से 4-5 स्टडी सेंटर ऐसे होते जो कि बोलते बेटा यहाँ पे पीसीपी क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही तुम्हारा अटेंडेंस लगा के ऐसे ही नंबर चढ़ा देंगे। मतलब कि जो फाइनल प्रैक्टिकल का नंबर होता है 20 नंबर, उसमें से 10 नंबर पीसीपी का और 10 नंबर वाइवा का। तो बोलता है कि बेटा ऐसे ही हम तुम्हें 10 नंबर चढ़ा देंगे पीसीपी क्लास का, तुम सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम देने आ जाना। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो अगर स्टडी सेंटर वैसा बोल दे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अगर स्टडी सेंटर वैसा ना बोले तो तुम्हें क्लास अटेंड करना पड़ेगा जिसका 10 नंबर मिलेंगे, 50% ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स। तो जैसे डेटा एंट्री जैसा सब्जेक्ट है जिसका 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसमें से 30 तो तुम्हारे पीसीबी के और 30 तुम्हारा वाइवा और फाइल का। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। इस वजह से अगर झंझट नहीं चाहते लाइफ में तो मैं कहूंगा ये परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम कर देना। यहां पे सेम एज परमानेंट एड्रेस इस वाले पे क्लिक कर देना। मतलब पहले परमानेंट फिलअप कर लेना, फिर जाके इस पे क्लिक करना, तो जाके हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें अलग से कोई एड्रेस प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। अलग से कोई एड्रेस, स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना, अलग से कोई एड्रेस प्रूफ वहां पे नहीं देना पड़ेगा, आधार कार्ड से ही काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग करोगे डिफरेंट, जैसे कोई होता है ना कि मैं रहने वाला राजस्थान का हूं, लेकिन मैं यहां पे दिल्ली में एग्जाम देना चाहता हूं, ताकि दिल्ली में मुझे जेईई मेंस का स्टेट कोटा मिल जाएगा, फिर जाके डीटीयू एनएसयूटी उन सबको टारगेट कर पाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं। तो अगर अलग अलग एड्रेस भरोगे तो अलग अलग एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ जाएगा। तो अगर झंझट नहीं चाहते तो सेम कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जैसे कोई राजस्थान का है, कोई वेस्ट बंगाल का है और वेस्ट बंगाल में ही एग्जाम देना चाहता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, उसका सिर्फ आधार कार्ड से काम बन जाएगा। तो ठीक है, अब सुनो, जो सेम रखना चाहता है, जो चाहता है कि मैं जिस स्टेट का हूं, आधार कार्ड जिस स्टेट का है उसी स्टेट में मेरे को एग्जाम देना है, उसी स्टेट में मेरे को जेईई मेंस का स्टेट कोटा चाहिए, वो परमानेंट और कोरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम रखेगा अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। तो आधार कार्ड के बैक साइड पे जो एड्रेस है, आधार के बैक साइड पे जो एड्रेस है एज इट इज वही का वही यहां पे फिलअप कर दोगे। भैया हाउस नंबर फ्लैट नंबर हमारा नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ दो, फिलअप करना कंपलसरी नहीं होता। फिर भी जबरदस्ती का करना चाहते हो तो यहां पे लिख देना सन ऑफ तुम्हारे फादर का नाम, और अगर यहां पे कोई फीमेल है तो लिखेगी वो डॉटर ऑफ उनके फादर का नाम। ठीक है, हाउस नंबर फ्लैट नंबर में ऐसे करके चलता है। लेकिन अगर नहीं है तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बता दिया बताने का काम। फिर आएगा तुम्हारा स्ट्रीट और लोकेलिटी एरिया नेम। इस पे क्या करना, जो तुम जहां पे रहते हो उसका एरिया का नाम क्या है। जैसे मैं जब कोटा में रहता था उसका नाम था महावीर नगर, तो मैं यहां पे लिखूंगा महावीर नगर। ठीक है, एक्चुअली महावीर नगर में नहीं लिखूंगा, मेरा आधार कार्ड राजस्थान से रजिस्टर्ड नहीं है। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मेरा आधार कार्ड राजस्थान से रजिस्टर्ड होता तो मैं महावीर नगर में रहता तो मैं वही लिखता। समझ में आ रहा है ना। तो एज इट इज हमने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आधार में जो दिया है एज इट इज वही का वही फिलअप करो, तो झंझट नहीं आएगा। वरना वो नोटिफिकेशन भेजेंगे, फिर चेंज करो, फिर यहाँ भागा दौड़ी करो, उतना नहीं यार। तो यहाँ पे फिर विलेज, वार्ड नंबर, लैंडमार्क। अगर कोई विलेज है, तुम्हारा विलेज में रहते हो तो अपने विलेज का, अपने गांव का नाम लिखो। और अगर कोई वार्ड नंबर के अंदर रहते हो तो उसका वहां पे मेंशन कर सकते हो। और नहीं कोई लैंडमार्क, मतलब ऐसा होता है कि जिस एरिया में तुम रहते हो, अब जैसे महावीर नगर वो तो एरिया हो गया, लेकिन उसके आसपास कोई फेमस सी चीज है। फेमस मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया भर के लोग उसे जानेंगे, फेमस मतलब ऐसा है कि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लोग वहां पे जानेंगे उस चीज को। तो मेरे वहां पे कोटा में जो था वो है नथिंग बिफोर कॉफी, इसको मैं मेंशन कर सकता था यहाँ पे। ठीक है, एनबीसी। तो तुम्हारे आसपास कोई फेमस स्कूल, कोई फेमस कैफे, कोई फेमस वहां पे घूमने की जगह, कोई गली मोहल्ला हो, कोई चौराहे हो जो लोग जानते हो, उसको यहाँ पे मेंशन कर देना। और एक बार आधार कार्ड में भी चेक कर लेना कि ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिलअप करोगे सबसे बेस्ट रहेगा, आधार कार्ड में जैसे दिया है। ठीक है, फिर स्टेट यहाँ पे तुम्हारा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिलअप करोगे। अगर आधार कार्ड में जिस स्टेट से रजिस्टर्ड है वही वाला स्टेट यहाँ पे फिलअप करोगे, ऑब्वियसली बात है। आधार के बैक साइड पे जाके चेक करो। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा अगेन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आधार कार्ड, ध्यान रखना भाई। मल्टीपल टाइम्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ताकि गलती ना हो। फिर यहाँ पे पिन कोड भी आधार के अकॉर्डिंग, आधार के बैक साइड पे जो पिन कोड है एज इट इज वही का वही पिन कोड। फिर यहाँ पे फिलअप करके टेलीफोन नंबर भरना नहीं होता, इसको ब्लैंक छोड़ दो, कोई नहीं भरता आज के जमाने पे, है ना। काफी स्टूडेंट का देख चुका हूँ, यहाँ से एडमिशन लेके 12 पास होके अभी कॉलेज में चले गए, वहां पे जाके कर रहे, किसी ने आज तक मैंने नहीं देखा टेलीफोन नंबर फिलअप किया है। और अगर तुम्हारे पास है टेलीफोन नंबर तो भर देना, आज के जमाने में कोई नहीं भरता। चलो भाई, यहाँ पे हो गया परमानेंट एड्रेस फिलअप।
फिर यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देना, तो जो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस यहाँ पे था वही का वही एज इट इज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर तुम्हारा जैसे यहाँ पे मान लो अगर ये वाला स्टूडेंट वेस्ट बंगाल का था, वेस्ट बंगाल का आधार कार्ड है, तो वेस्ट बंगाल में ही स्टडी सेंटर मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल में ही इसका एनआईओएस का एग्जाम हो जाएगा, और वेस्ट बंगाल में ही जेईई मेंस का स्टेट कोटा मिल जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं भैया हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल के तो रहने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम देना चाहते कोटा में पढ़ाई करने चले गए, तो आप क्या करें? अब ऐसा करे, ये कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे कोटा वाला जो एड्रेस है वो फिलअप करे, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होगा? आधार कार्ड का बैक साइड वो तो देना ही देना है, परमानेंट पे वो तो फिलअप करना ही करना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड पे भी वो अपलोड करना है। लेकिन ये जो कोरेस्पॉन्डेंस का सीन है ये अलग फिलअप करेंगे, यहाँ पे कोटा का एड्रेस फिलअप करेंगे। तो इसमें क्या मेंशन करे? इसमें वो मेंशन करे कोटा में जहां पे रहते हो, कोई पीजी में, कोई हॉस्टल में, कहीं पे भी रहते हो, फ्लैट में रेंट एग्रीमेंट बनवाओ उनसे। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट एक बनवाओ अपने पीजी ओनर वगैरह से, और फिर उस रेंट एग्रीमेंट में जो एड्रेस है वही एड्रेस एज इट इज यहाँ पे फिलअप करो। ठीक है, फिर जाके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो और आगे की चीज यहाँ पे फिलअप करते हैं। हाँ, तो अब जाकर फाइनली अदर इंफॉर्मेशन ये फिलअप करना है, तो सोशल कैटेगरी या कास्ट, यहाँ पे देखो अगर तुम SC ST कैटेगरी से आते हो तो तुम्हारा फीस का जो है डिस्काउंट हो जाता है। SC ST का आई गेस कुछ 1690 रुपीज फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, एनआईएस की वेबसाइट पे मेंशन है वो फीस स्ट्रक्चर। और जनरल का 2600, अगर तुम जनरल हो प्लस मेल कैंडिडेट हो, और अगर तुम फीमेल हो तो 2150 है ना, अगर तुम फीमेल हो और जनरल हो तो 2150, और SC ST हो तो 1690। और इसके साथ साथ 70 रुपीज हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एनआईएस तुमसे चार्ज करता है। सारा कुछ एनआईएस के वेबसाइट पे मेंशन है, तुम वहां पे गूगल पे लिख के सर्च करना एनआईएस फीस स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का जो फीस है उसको चेक करना, मिल जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे देखो ओबीसी का कुछ कंसेशन तो होता नहीं है ना, SC ST का ही होता है। तो अगर तुम कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से तुम बिलोंग करते हो, SC ST इन सब से तुम बिलोंग करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो भाई आराम से इसको जनरल फिलअप कर लेना। ध्यान से मेरी बात सुनो, आराम से इसको जनरल फिलअप कर लेना, वरना झंझट हो जाएगा, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग लेगा। ठीक है, तो अगर है तो फिलअप करो, नहीं है तो जनरल फिलअप करके आगे बढ़ जाओ। भैया इससे कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जब मैं बोल रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का कोई डिसेबिलिटी के थ्रू वो गुजर नहीं रहे होते, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे भर देना। और अगर है तुम्हारा कोई डिसेबिलिटी तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन याद रखना उस डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी फिर अपलोड करना पड़ेगा, है ना, ये चीजें हैं। फिर एक सर्विसमैन, तो 17-18 साल के बच्चे कौन से सर्विसमैन होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे, तो नो यहाँ पे फिलअप करना। मीडियम ऑफ स्टडी, किस माध्यम में तुम स्टडी मटेरियल चाहते हो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, तो मैं मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश ही सजेस्ट करूंगा, जो CBSE ICSE बोर्ड से यहाँ पे आ रहे, इंग्लिश ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑर्फन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, मैक्सिमम लोग ऑर्फन वगैरह नहीं होते, है ना। फिर गार्जियन इंस्टीट्यूशन नेम ये ब्लैंक छोड़ देना, इसको भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे फंडा क्या है भैया, हमने सुना था ये अप्रैल वाला जो एग्जाम होता है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, ये फ्रेश एडमिशन लेने के लिए होता है। तो देखो तुम आधा अधूरा कहानी सुन के आए हो, अभी मेरे से पूरा PhD कर लो क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जो अप्रैल का एडमिशन होता है ये सबके लिए होता है, जो भी कैटेगरी है सबके लिए होता है, जो भी केसेस है सबके लिए। मैं बता रहा हूं किस किस के लिए होता है। 10th पास, मैं एडमिशन लेना चाहता हूं 12th क्लास में, क्लास 12 में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो मेरा जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए? तो कौन कौन आ सकता है मैं बोल रहा हूं क्लास 12 में एडमिशन लेने के लिए। तो एक तो है भाई 10th पास आ सकते, 11th पास आ सकते, है ना, 11th फेल कंपार्ट आ सकते, 12th फेल कंपार्ट आ सकते। ध्यान रखना भाई, इन्हीं को मिलेगा मिनिमम 5 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट। ध्यान रखना ये रूल्स एंड फंडा है, इन्हीं को मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई ऑलरेडी 12 पास है, ठीक है, इन लोग को मिलता है अप टू 4 सब्जेक्ट, अप टू 4 कायदे से ऐसा ही मिलता है। ध्यान रखे, अगर 11 पास, 11 फेल कंपार्ट, 12 फेल कंपार्ट, ये चीजें यहां पे भर रहे हो, फिलअप कर रहे हो, है ना,
तो उसका सर्टिफिकेट भी तुम्हें डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखना भाई। और कोई अगर 12 पास यहां पे सिलेक्ट कर रहा है ना, 12 पास, तो उसको भी 12 पास वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और क्योंकि तुम सब लोग यहाँ पे क्लास 12 में एडमिशन लेना चाहते हो, है ना, तुम सब लोग यहाँ पे मिलके क्लास 12 में एडमिशन लेना चाहते हो, तो 10th का सर्टिफिकेट तो हर किसी को भाई अपलोड करना पड़ेगा, है ना। और कोई यहाँ पे सिर्फ 10th पास भरेगा, बस उसका 10th पास सर्टिफिकेट से ही काम खत्म, उसको और एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें नहीं चाहिए। और कोई 11 पास, 11 फेल कम पार्ट, वो सब भरेगा, तो 10th पास तो भरना ही पड़ेगा, साथ ही साथ में 11 पास, 11 फेल कम पार्ट, नहीं तो 12 फेल कम पार्ट, वो वाला सर्टिफिकेट भी भरना पड़ेगा। एट दी एंड जाकर डिस्कस करेंगे। तो इससे ज्यादा डिटेल में तोड़ तोड़ के और कोई नहीं समझा पाएगा। अभी भी समझ में ना आए तो कुछ भी मर्जी करो यहाँ पे अपना, ठीक है, कुछ भी जो आता है, जो मन में चल रहा है वो करो भाई, हम और समझा नहीं पाएंगे। फिर यहाँ पे परस्यू, फिर यहाँ पे पायलट लाइसेंस, ये सब कुछ नो पे क्लिक करना, मैक्सिमम लोग ये सब कुछ परस्यू नहीं कर रहे होते, है ना। और पार्ट एडमिशन डुअल एनरोलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको गलती से भी उठपटांग तरीके से मत भरना। अगेन मैं बोल के दे रहा हूं, जो 12th पास है, जो 12th पास है, जो यहाँ पे 12th पास फिलअप किया प्रीवियस क्वालिफिकेशन में, सिर्फ यही लोग पार्ट एडमिशन को यस करेंगे, सिर्फ यही लोग यस करेंगे। नहीं, यस करना ही पड़ेगा ऑटोमेटिक, नहीं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। वहां पे करके देखना, पार्ट एडमिशन 12th पास, यहाँ पे 12th और यहाँ पे पास फिलअप करके पार्ट एडमिशन को अगर नो रखोगे तो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो यस तुम्हें करना ही पड़ेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो 11th पास है, 11th फेल कम पार्ट है, 12th फेल कम पार्ट है, 10th पास है, वो लोग पार्ट एडमिशन को गलती से भी यस नहीं करेंगे, ठीक है, नो करेंगे पार्ट एडमिशन को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे 10th बोर्ड एग्जाम डिटेल्स, तो ये तो बहुत आसान काम हुआ। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल तुम 10th का बोर्ड एग्जाम पास हुए थे, तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कौन से वाले साल में तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, रिजल्ट डिक्लेयर, ठीक है। तो अपना मार्कशीट चेक कर लेना, वहां पे रिजल्ट डिक्लेयर का डेट वहां पे मेंशन रहेगा, तो वो वाला यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग फिलअप करना है। 10th का भाई, 10th का मार्कशीट चेक करना है ना। भैया हमारा तो 10th बहुत पहले हुआ था। अरे कितना पहले, यहाँ पे तुम्हें 1960 तक मिलेगा, 1960 तक मिलेगा, इससे पहले थोड़ी हुआ था भाई, इसके बाद में ही हुआ है ना। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, नो एज लिमिट, किसी भी उम्र का आदमी यहाँ पे बैठ सकता है भाई, नो एज लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे कितना भी पहले हो यार, 1992 में हो वो भर दो यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर यहाँ पे 10th बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर भर देना, जो तुम्हारा 10th बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर है तुम्हारे 10th के मार्कशीट में लिखा हुआ रहेगा, उसको यहाँ पे भर देना। अगर नहीं पता कौन सा रोल नंबर होता है तो किसी से पूछ लेना, है ना। फिर यहाँ पे बताना किस बोर्ड से तुमने एग्जाम दिया था, तो जिन्होंने सीबीएसई से दिया था तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फिलअप करेंगे, आईसीएसई से दिया था तो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, ऐसा करके कुछ आता है, वो फिलअप करेंगे। कोई कोई ऐसा है एनआईएस बोर्ड में ही 10th किया था, वापस एनआईएस बोर्ड में 12th क्लास के लिए एडमिशन ले रहा है, तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यहाँ पे फिलअप करेगा। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक मार्क यहाँ पे लगा के नीचे नेक्स्ट बटन होगा NEXT, उस पर क्लिक कर देना, तो नेक्स्ट वाले पेज पे विजिट कर जाओ, तो वो वाला देखते हैं अभी। फिर यहाँ पे ऑप्शनल डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा, इसको भरना कंपलसरी नहीं होता, इसको बिना भरे कुछ भी ना भरे यहाँ पे स्किप कर सकते हो या नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। नीचे नेक्स्ट बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना, इसको भरना कंपलसरी नहीं होता, तो टाइम पास नहीं करेंगे, इसको भर के नहीं दिखाएंगे। फिर भी जबरदस्ती का तुम्हें भरना है, तो इतना कॉमन सेंस तो तुम्हारे में होगा ही ना भाई, कि रिलीजियन तुम्हारा क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, क्रिश्चियन है, तो उसको भरो। फिर यहाँ पे तुम्हारे फादर्स का क्वालिफिकेशन, मदर्स का क्वालिफिकेशन, इसका कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि तुमने लिख दिया फादर का क्वालिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है और फिर यहाँ पे तुम अपने पापा का डिग्री तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तभी ना नाम है इसका ऑप्शनल डिटेल, इसको भरना कंपलसरी नहीं है। फिर भी जबरदस्ती का भरना है तो भर लो। नेशनलिटी इंडियन है, क्या है ना, मदर टंग, ये सब इसको भरना नहीं होता, स्टिल अगर भरना चाहो तो भर सकते हो, इसको मैं फिलअप करके नहीं दिखा रहा यहाँ पे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और सब्जेक्ट वाले कॉलम पे जाएंगे वहां पे। हाँ भाई, फिर सब्जेक्ट वाला कॉलम यहाँ पे आ गया कि चूज सब्जेक्ट, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर टीओसी पे यहाँ पे नो ही रखना, है ना। और ध्यान से सुनो, टीओसी सिर्फ वही कर पाएगा जो कि 12th फेल या कंपार्टमेंट है, सिर्फ यही, वन एंड ओनली, सिर्फ यही लोग कर पाएंगे टीओसी, इसके सिवाय और कोई नहीं कर पाएगा। 12th पास हो, 11th पास हो, 11th फेल कंपार्ट हो, 10th पास हो और 12th में एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब 12th में यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, तो नहीं, टीओसी तुम नहीं कर पाओगे। अरे कॉमन सेंस ना भाई, टीओसी का कंसेप्ट क्या होता है, अगर तुम किसी अपने दूसरे बोर्ड से फेल हो तो ऑब्वियसली 12th क्लास में ही होगे, है ना, फेल या कंपार्टमेंट हो तो कोई 2-3 सब्जेक्ट में पास भी तो होगे ना भाई, तो उन 2 सब्जेक्ट का नंबर एज इट इज एनआईएस बोर्ड में ट्रांसफर करा दो, तो वही होता है टीओसी का कॉन्सेप्ट। इसके लिए
इधर 12th फेल या कंपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए तुम्हारे उस 12th वाले मार्कशीट पे। इधर कंपार्टमेंट लिखा होना चाहिए, नहीं तो एसेंशियल रिपीट लिखा होना चाहिए, नहीं तो फेल लिखा होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि मार्कशीट पे पास लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें भाई, तो वही लोग टीओसी कर पाएंगे। तो हमें कोई टीओसी करना भी नहीं है, हमने अपना जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वहां पे सिलेक्ट किया था 10th पास, है ना। और हम असलियत में 10th पास ही है, हमने कभी जिंदगी में 12th नहीं किया, हम सही में अभी 12th करना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम सब्जेक्ट भरेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम 5 सब्जेक्ट तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, मिनिमम 5 सब्जेक्ट। जिन्होंने भी फॉर्म में पार्ट एडमिशन को नो सिलेक्ट किया है, मतलब कि 10th पास वाले, 11th पास वाले, 11th फेल कंपार्ट वाले, है ना, और तुम्हारा क्या कहते हैं 12th फेल कंपार्ट, जो कि पार्ट एडमिशन को नो किया है, और नो ही करना पड़ेगा। मैंने वहां पे सिखाया था ना, इन सबको नो ही करना पड़ेगा। सिर्फ एक लौता 12th पास है जिसको यस करना पड़ेगा, उसको छोड़ के बाकी सब नो करेंगे। तो उनको यहाँ पे मिनिमम 5 सब्जेक्ट उठाना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे उठाएंगे। इस वाले से तुम्हें एक लैंग्वेज उठाना ही पड़ेगा, इंग्लिश सबको लेना ही पड़ता है ना, मैक्सिमम लोग लेते हैं इंग्लिश, क्योंकि मैक्सिमम जगह जो एग्जाम्स हो गया, नीट बीट हो गया, उधर तो इंग्लिश कंपलसरी है। बिना इंग्लिश के तुम नीट का एग्जाम डॉक्टर कैसे बनोगे भाई, तो इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इंग्लिश उठा लिया। फिर जाके अगर एक और लैंग्वेज लेना है, मैक्सिमम 2 लैंग्वेज, 2 मैक्सिमम लैंग्वेज, इससे ज्यादा नहीं। ध्यान दो भाई, कई लोग मैंने ऐसा देखा, अरे बाप रे बाप, 4 लैंग्वेज उठाया, 4 लैंग्वेज उठाया और 3 सब्जेक्ट उठाया, और हर एक सब्जेक्ट में, ये 7 सब्जेक्ट में से हर एक सब्जेक्ट में उसका 80 के ऊपर नंबर है, 80 प्लस मार्क्स से स्टिल 12 पास नहीं हो पाया। अरे कैसे होगा भाई 12 पास, अगर 4 लैंग्वेज उठाएगा तो कोर सब्जेक्ट क्या पड़ेगा, तो वैसे करके नहीं होता ना। तो 2 मैक्सिमम लैंग्वेज, इससे ज्यादा नहीं, 2 मैक्स, और नहीं तो 1 मिनिमम, 1 मिनिमम और 2 मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश ले लो, और अगर हिंदी बिंदी उठाना चाहो, हिंदी बंगाली, तो यहां से उठा सकते हो, इस वाले कॉलम से उठा लेना, नहीं लेना तो स्किप मार दो। फिर यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो लेना ही पड़ेगा, जेई का एस्पिरेंट है। पीसीएम तो लेना ही पड़ेगा, पीसीएम हो गया, इंग्लिश हो गया, और एक 5th सब्जेक्ट तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा। तो उठा लिया पेंटिंग, इस मैथमेटिक्स वाले कॉलम से ही हमने पेंटिंग उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स और पेंटिंग, तो डबल क्लिक करना यहाँ पे, तो सब्जेक्ट उठाने का मौका फिर से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। 5 सब्जेक्ट इसने उठा लिया, और अगर ये चाहे तो और 2 सब्जेक्ट उठा सकता है, 7 सब्जेक्ट मैक्सिमम रख सकता है अपने पास। तो अगर चाहे कि बायोलॉजी भी लेना है साथ में तो ले सकता है, अगर चाहे कि अकाउंट्स भी लेना है साथ में तो ले सकता है, लेकिन जबरदस्ती का इतना हेडेक क्यों डाल रहे हो अपने पे भाई, 5 सब्जेक्ट लेके कर लो 12th यहाँ पे, है ना। अच्छा, कुछ कुछ लोग ऐसा होता है ना कि भाई हमें स्ट्रीम चेंज करना है, कॉमर्स, कॉमर्स से साइंस, साइंस से आर्ट्स, आर्ट्स से कॉमर्स, ये करना है। हम पिछले वाले बोर्ड में थे, उधर हमने कॉमर्स की पढ़ाई की, हमें साइंस लेना है नीट करने के लिए, तो यही से तो होता है स्ट्रीम चेंज। स्ट्रीम चेंज का कोई तूफानी प्रोसेस नहीं है भाई, यही से होता है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, हो गया स्ट्रीम चेंज, बात खत्म, है ना। फिर नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दो, चलते भाई वहां पे अगले पेज पे। लेकिन उससे पहले थोड़ा टीओसी का भी बता देते कि जो लोग 12th फेल या कंपार्टमेंट है और वो टीओसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उनका क्या फंडा है यहाँ पे, उसका भी समझा देते अभी। तो देखो, जैसे ही तुम टीओसी के लिए वहां पे यस पे क्लिक करोगे, अप्लाई फॉर टीओसी, ये सब्जेक्ट वाले कॉलम पे, तो वहां पे क्या होगा, इतना लंबा चौड़ा एक बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है समझो, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, ये ऊपर वाले बॉक्स में इधर तक जो बेसिक तुम्हारा डिटेल्स है कि अप्लाई फॉर टीओसी यस, कौन से बोर्ड से तुमने 12th का एग्जाम दिया था, उस वाले बोर्ड का डिटेल, और किस साल तुम अपियर हुए थे। ध्यान रखना लेटेस्ट 5 ईयर्स के होने चाहिए, लेटेस्ट 5 ईयर्स। ऐसा मत समझना भाई कि 2018 वाला सर्टिफिकेट है उसको यूज करके मैं 2026 के जमाने में टीओसी लूंगा, ऐसा नहीं होगा भाई। लेटेस्ट 5 ईयर्स के होने चाहिए, मतलब कि 2027 है ना, तो 2022 22 23 24 25 26, हाँ इधर तक का होना चाहिए भाई। इससे अगर पहले का हो नहीं चलेगा टीओसी के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अरे भैया सारे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। ये वाला किसके लिए खुलेगा, जो टीओसी के लिए यस करेगा उसके लिए तो खुलेगा ना। और अगर जो मतलब 5 सब्जेक्ट एग्जाम देना चाहता है वो तो डायरेक्टली वहां पे भर लेगा अपना 5 सब्जेक्ट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंस से फेल या कंपार्टमेंट था, कॉमर्स करना चाहता है तो कॉमर्स भर लेगा वहां पे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फिर वहां पे क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिक्स, वो सब कुछ भर लेगा, है ना, कॉमन सेंस यार। तो यहाँ पे ऐसे करके तुम्हें डिटेल्स यहाँ पे भरना होता है। फिर ये जो लंबा सा कॉलम है इतना बड़ा, इस पे तुम्हें भरना होता है जो पिछला वाला बोर्ड तुम्हारा था, प्रीवियस बोर्ड, प्रीवियस बोर्ड में 12th का जहां पे तुम फेल या कंपार्टमेंट थे, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की तुमने, वो यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होता है कि मैंने इंग्लिश की पढ़ाई की, फिजिक्स की पढ़ाई किया, केमिस्ट्री का पढ़ाई किया, मैथमेटिक्स का पढ़ाई किया,
और भैया ऐसा एक विचित्र सा सब्जेक्ट है हमारा सीबीएसई बोर्ड में, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, आईपी करके। अब आईपी वाला तो एनआईएस बोर्ड के इधर भर ही नहीं पा रहे, क्योंकि एनआईएस बोर्ड में एनआईएस बोर्ड में ये सब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं हो रहा, तो आईपी वाला नहीं भर पाओगे। तो जितना भर पा रहे हो उतना भरो, जितना नहीं भर पा रहे हो उतना भरने की जरूरत नहीं है। मेन सब्जेक्ट तो मिल जाएगा ना, इंग्लिश, पीसीएम, ये सब कुछ मिल जाएगा भाई, बिजनेस स्टडीज भी मिल जाएगा। एनआईएस बोर्ड में उसको कॉमर्स कहते हैं, है ना, ऐसा स्लैश करके मिल जाएगा। और फिर अकाउंटेंसी मिल जाएगा, फिर वहां पे क्या कहते हैं तुम्हारा उसको, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, ये सब मेन सब्जेक्ट तो मिल जाएगा, हिंदी विंदी वो सब कुछ मिल जाएगा। तो जितना मिल रहा है उतना ही भरो, है ना। यहाँ पे ऐसे करके देखो, फिर वो भर लेने के बाद और बताना भी पड़ता है कि कितना कितना नंबर मिला। भैया नंबर वहां पे ऐसा है कि थ्योरी में 3 नंबर मिला और प्रैक्टिकल में 27 नंबर मिला, तो एज इट इज वही का वही फिलअप करोगे। भैया नंबर वहां पे ऐसा है कि थ्योरी में 35 मार्क्स मिला आउट ऑफ 70 और प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स मिला आउट ऑफ 30, तो एज इट इज थ्योरी वाले कॉलम पे 35 और प्रैक्टिकल में 30 फिलअप करोगे। भैया हमारे में जो मिला हमें समझ में नहीं आ रहा मार्कशीट देख के कि थ्योरी का कौन सा है, प्रैक्टिकल का कौन सा है, तो डायरेक्ट वहां पे जितना थ्योरी का मिला आउट ऑफ 100 उसको थ्योरी वाले कॉलम पे फिलअप कर दोगे। कि मान लो 88 मिला, समझ में नहीं आ रहा प्रैक्टिकल का क्या है, थ्योरी का क्या है, तो डायरेक्ट थ्योरी वाले कॉलम पे यहाँ पे 88 फिलअप कर दोगे। ठीक है, ये इतना बेसिक चीज है। और फिर उसके बाद नीचे एकदम नीचे आ जाओगे तो फिर से वही जो पिछले वाले पेज पे जो मैंने सिखाया कि डायरेक्ट सब्जेक्ट भरना, ये तो हो गया। तुमने बताया कि पिछले वाले बोर्ड में मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की, और इसमें बताओगे कि अब एनआईओएस बोर्ड में तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है ना। अरे एनआईओएस बोर्ड में सब्जेक्ट लोगे तभी ना जाके एनआईओएस बोर्ड का एग्जाम दे पाओगे। तो ये फंडा है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना, मान लो इंग्लिश, और इंग्लिश में तुम्हें नंबर मिला 58 आउट ऑफ 70 थ्योरी में से, आउट ऑफ 70 नहीं लिखना, 58 ही लिखना, और प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स मिला प्रोजेक्ट कंपोनेंट में, तो ऐसे करके टोटल 78 मार्क्स है। तुम्हें लग रहा है कि मैं इंग्लिश का एग्जाम एनआईओएस बोर्ड में नहीं दूंगा, मैं इंग्लिश का टीओसी करा लूंगा, तो यहाँ पे टीओसी में नो की जगह यस कर देना, बात खत्म। समझ में आ रहा है ना इसको किसको फिलअप करना है। तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, 2 मैक्सिमम सब्जेक्ट का टीओसी हो पाएगा, 2 मैक्स 0 मिनिमम, मतलब टीओसी करना कोई कंपलसरी नहीं होता। और टीओसी के लिए अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो वहां पे अपलोड कर दूंगा, उसको जाके देखना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो वहां पे लिंक दे दूंगा, उसको जाके देखना। टीओसी के बारे में A to Z गाइडलाइंस क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, मार्कशीट कहां पे भेजना होता है, कैसे भेजना होता है, सारा चीज उसको देख के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज भर लेना जो भी अब तुम्हारे पिछले वाले बोर्ड में सब्जेक्ट था, और अगर टीओसी करना है तो यस, नहीं करना तो नो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलो फिर यहाँ पे एट द एंड वो सारा कुछ भर लेने के बाद कि पिछले वाले बोर्ड में मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट था, सारा कुछ मैंने भर दिया। अब यहाँ पे एनआईओएस बोर्ड में कौन सा सब्जेक्ट हम लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भर देना एज इट इज, जैसा पिछला वाला पेज पे मैंने दिखाया कि जो मतलब 10th पास थे, 11th पास थे, 11th फेल कम पार्ट थे, है ना, काइंड ऑफ 12th फेल कम पार्ट थे जो टीओसी नहीं करना चाहते थे, वो डायरेक्ट भरना चाहते थे। तो ये लोग जैसे डायरेक्ट वहां पे भर रहे थे अपना सब्जेक्ट, जैसे वहां पे करके दिखाया था, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और पेंटिंग लिया था एक स्टूडेंट ने, तो ऐसे करके तुम भी यहाँ पे डायरेक्टली सब्जेक्ट भर लेना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट का तुमने ऑलरेडी टीओसी कर रखा है, जिस सब्जेक्ट का ऑलरेडी टीओसी के लिए यस कर रखा है, वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं भर पाओगे। जैसे इंग्लिश का अगर टीओसी कर लिया, इंग्लिश का अगर टीओसी कर लिया ऊपर, तो यहाँ पे इंग्लिश फिलअप करने तुम्हें नहीं देगा, ध्यान रखना। और अगेन मैंने बोला भाई तुम फेल कंपार्टमेंट थे, यहाँ से 12 पास होने आए हो, तभी ना जाकर टीओसी कर रहे हो, तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी कर रहे हो, और मिनिमम फिर तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही होगा, क्योंकि 12वीं पास होने के लिए 5 मिनिमम सब्जेक्ट तो चाहिए ही होता है। तो ऐसे करके यहाँ से कर सकते हो, फिर जहां मर्जी जेई, नीट, सीयूईटी, जो भी दुनिया भर की चीज तुम्हें याद आ रहा हो, सारा कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्कशीट पे कहीं पे लिखा नहीं होगा टीओसी है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। उसके लिए अगर डिटेल में टीओसी का वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना टीओसी का वीडियो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। फिर देखो यहाँ पे आएगा स्टडी सेंटर। ठीक है, तो स्टडी सेंटर का क्या फंडा है, ये एनआईओएस का स्कूल होता है, दिस इज एनआईओएस का स्कूल, जहां पे तुम्हें अटेंडेंस लेने जाना नहीं होता। ठीक है, कोई अटेंडेंस तुम्हें नहीं देना, स्कूल नहीं जाना, पीसीबी क्लासेस के लिए जाना है, जो कि मैंने वहां पे डिस्कस किया था, 5 डेज पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, 5 दिन जाना होता है, वो भी किसी किसी में नहीं जाना होता, और यहां पे तुम्हारा प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम। अब भाई मान लो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लिया, तो 3 ही दिन प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना होगा, और नहीं तो ऐसा हुआ कि एक ही दिन में या 2 दिन में ये 3 सब्जेक्ट का ले लिया प्रैक्टिकल एग्जाम, ऐसा भी करते, काम खत्म। तो वही बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जाना है ये स्टडी सेंटर से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें बस प्रैक्टिकल और पीसीपी और प्रैक्टिकल का काम यही से होता है,
ठीक है। एक और आता है टीएमए, जिसको असाइनमेंट कहते हैं, वो ऑनलाइन बना के ऑनलाइन ही अपलोड करना होता है। मतलब कि कॉपी पे लिखते हो, पेन पे लिखते हो, फोटो खींचते हो, स्कैन करते हो, पीडीएफ बनाते हो और ऑनलाइन ही अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे वहां पे अपलोड कर देते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। और बाकी स्टडी सेंटर में तुम्हें प्रैक्टिकल और पीसीबी क्लासेस के लिए जाना होगा, और कोई काम नहीं है यहाँ पे। और बाकी जब 12 पास हो जाओगे, जो सक्सेसफुली मिनिमम 5 सब्जेक्ट के साथ 12 पास होगा यहां से, उसको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट और माइग्रेशन टीसी, ये दोनों डॉक्यूमेंट अपने स्टडी सेंटर से मिलेगा, कॉम्बाइन मिलेगा दोनों डॉक्यूमेंट, है ना। पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट कॉम्बाइन रहता है, और माइग्रेशन और टीसी वो भी कॉम्बाइन रहता है। तो ये अपने स्टडी सेंटर से मिलेगा तुम्हें। बस इतना काम है स्टडी सेंटर का, और कोई काम नहीं है। तो यहां पे ध्यान देना, जो तुमने एड्रेस भरते वक्त, फॉर्म में जो एड्रेस भरते वक्त जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सिलेक्ट किया था, जैसे अगर कोई वेस्ट बंगाल का परमानेंट एड्रेस था आधार के अकॉर्डिंग, और कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कोटा राजस्थान का था अपने रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, रेंट एग्रीमेंट, तो उसको कोरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी सेंटर चूज करने का मौका मिलेगा। मतलब कि राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर मान लो उटपटांग कुछ भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, है ना, तो उस डिस्ट्रिक्ट का तुम्हें एड्रेस प्रूफ भी अलग से देना पड़ जाएगा। तो ऐसे नहीं, जितना प्रूफ तुम्हारे पास है उतने में ही काम चलाओ। ठीक है, तो अगर कोटा में तुमने रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया, उसका एड्रेस प्रूफ तुम्हारे पास है, तो कोटा में स्टडी सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ढेर सारा यहाँ पे स्टडी सेंटर आ जाएगा। ठीक है, ढेर सारा आ जाएगा, कोटा में अवेलेबल है। भैया हमने जब सिलेक्ट किया ना अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे स्टडी सेंटर अवेलेबल हो ही नहीं रहा। तो ऐसे में क्या करें, जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट आस पड़ोस वाले डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जाके थोड़ा एक बार देखो, वहां पे सिलेक्ट करो, फिर वहां पे अगर स्टडी सेंटर दिखे तो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे 3 प्रेफरेंस भरना होता है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। और जो प्रेफरेंस 1 होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, यही है कि 99.99% चांस है यही मिल जाएगा, यही अलॉट हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो प्रेफरेंस 1 ही अलॉट हो जाता है मैक्सिमम केसेस में वो, और 2, 3 वो तो फॉर्मेलिटी के लिए भरना होता है। कई जगह पे ऐसा होगा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कि भैया एक ही स्टडी सेंटर आ रहा है, तो एक ही फिलअप करोगे, 2-3 प्रेफरेंस भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस भाई, इतना तो समझ गए ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भर लेना, यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है ऐसे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है ऐसे। जैसे देखो यहाँ पे चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिशाद एलपी पब्लिक स्कूल, ये सब स्टडी सेंटर है ना उसका। तो यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है इन सबका, है ना। तो यहाँ पे किसको प्रेफरेंस 1 में रखना है तुम्हें, दिशाद एलपी को रखना है तो इसको 1 पे ऐसे क्लिक करोगे, इसको रखना है तो यहाँ पे 1 पे क्लिक करोगे, किसको 2 में रखना है तो 2 वाले को यहाँ पे क्लिक करोगे, है ना। किसको 3 में रखना है, 3 वाले को क्लिक करोगे। इतना तो समझ में आ ही जाएगा ना। चलो, स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना, और आगे की चीज देखते हैं वहां पे जाके। एट दी एंड भाई डॉक्यूमेंट अपलोड, तो भैया सबसे पहले तो फोटो, है ना। यहाँ पे गाइडलाइंस पे लिखा हुआ होता है कि कैसे अपलोड करना है, ध्यान रखे भाई। तो फोटो पासपोर्ट साइज फोटो। अब ये क्या चिड़िया है भैया, कुछ नहीं है भाई। जिंदगी में कभी जेई का फॉर्म फिलअप किया होगा, नीट का फॉर्म फिलअप किया होगा, 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया होगा, है ना, तो उधर एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो तुमने अटैच किया होगा ना एडमिट कार्ड पे फॉर्म भरते वक्त, तो वही सेम फोटो यहाँ पे अटैच करना है। भैया क्या स्कूल ड्रेस पहन के क्या करना है, तो नहीं, यहाँ पे ओपन स्कूलिंग है, कौन सा स्कूल ड्रेस भाई। ऐसे जैसे मैं एक शर्ट पहना हूं, ऐसा कोई मतलब ठीक ठाक चीज पहन के तुम यहाँ पे फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो, है ना। ये वाला फोटो जो है तुम्हारा मार्कशीट पे भी छप के आएगा, ध्यान रखना भाई, मार्कशीट और आईडी कार्ड पे भी छप के आएगा। तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाला है, तो थोड़ा सही ढंग से भर लेना यहाँ पे फोटो खींच कर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे भर लेना। और यहाँ पे सारा चीज जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका यहाँ पे फोटो कॉपी ही चाहिए। फोटो कॉपी मतलब कि फोन कैमरा से फोटो खींचो और अपलोड करो। पीडीएफ नहीं चाहिए भाई, ध्यान रखना भाई, पीडीएफ नहीं चाहिए। ठीक है, पीडीएफ बना के नहीं चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए। वहां पे एक प्रॉब्लम होगा, जैसे ही तुम फोन के कैमरे से फोटो खींचोगे वो 4 MB का आएगा, 6 MB का आएगा, इसको नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा, 1 MB के नीचे बनाना पड़ेगा फाइल को, उस फोटो को। कैसे बनाओगे, ढेर सारा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, ऑनलाइन पे देख लेना कि फोटो कॉपी को मतलब कॉम्प्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, और नहीं तो तुम्हारे ब्राउजर पे
500 वहां पे सॉफ्टवेयर 500 वहां पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आज के जमाने पे, जहां पे तुम अपना फोटो अपलोड करोगे वो मान लो ये 200 केबी का बना के तुम्हें डाउनलोड करा देगा। फिर उसको जाके यहाँ पे अपलोड करना, यहाँ पे ब्राउज फाइल पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो हंसते खेलते अपना चेहरा यहाँ पे लगा देना। ऐसा नहीं भाई, पासपोर्ट साइज मतलब कुछ इस तरीके का होता है ना, आधा ऐसा होता है। फिर स्कैन सिग्नेचर, तो अगेन सेम चीज, 1 MB के नीचे सारा डॉक्यूमेंट 1 MB के नीचे होना चाहिए, ध्यान रखें भाई। स्कैन सिग्नेचर, एक सफेद पेज लो और वहां पे तुम्हारा सिग्नेचर कर दो, जैसे मेरा नाम तो सुमित है ना, ऐसे तुम्हारा कुछ भी नाम हो तो अपना सिग्नेचर जैसे जिस स्टाइल पे करते हो वो यहाँ पे कर देना, स्कैन सिग्नेचर अपलोड कर देना। नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है, आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है, फ्रंट, वो अपलोड करना है आइडेंटिटी प्रूफ पे। यहाँ पे सारा कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, पढ़ लेना, वहां पे नीचे लिखा हुआ रहेगा कि जिसने सीनियर सेकेंडरी के लिए एडमिशन लिया क्लास 12 के लिए और जिसने फॉर्म भरते वक्त आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो उसको यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करना है। आधार कार्ड का चेहरा तुम्हारा कुछ इस तरीके का आता है ना, यहाँ पे होता है तुम्हारा फ्रंट साइड, फिर तुम्हारा सारा डिटेल, और यहाँ पे इसको कहते हैं बैक साइड, यहाँ पे एड्रेस रहता है, एड्रेस यहाँ पे रहता है ना, एड्रेस का स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना। तो वो जो फ्रंट साइड होता है ना, फ्रंट साइड इतना, जहां पे तुम्हारा फोटो, नाम, सारा कुछ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, उसको यहाँ पे फिलअप करना है, फोटो खींच के फोटो कॉपी चल जाएगा। और नहीं तो UIDAI से ऑनलाइन वाला डाउनलोड करो, फिर उसका एक स्क्रीनशॉट खींचो, क्रॉप करो, अपलोड कर दो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, 10th मार्कशीट। ठीक है, जैसा बोल रहे हो वैसा सुनो ना, 10th मार्कशीट, जहां पे मार्कशीट जहां पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, CBSE वाले का, ICSE वाले का, वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले का, इन सबका रहता है, इन सबका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गुजरात बोर्ड होते हैं ना, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, है ना, इन सब बोर्ड में एक तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है 10th का, जहां पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं रहता, लेकिन एक और सर्टिफिकेट जरूर से मिलता है, क्योंकि कई सारे गुजरात और महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट मेरे पास आके फंस गए थे कि भैया ये डेट ऑफ बर्थ वाला नहीं मिल रहा। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे करके फाइंड करो, मिलेगा, जरूर से मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ वाला भी एक 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे अपलोड करना है, उसी को करना है भाई। विश्वास ना हो तो फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे गाइडलाइंस पे पढ़ लेना, चेक कर लेना, वो बोलेगा अगर सीनियर सेकेंडरी में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो हमें वो 10th का मार्कशीट ही चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ध्यान रखे भाई। नेक्स्ट, अपलोड फेल मार्कशीट कौन अपलोड करेगा? जो 12th फेल कंपार्ट सिलेक्ट किया था प्रीवियस क्वालिफिकेशन पे वो अपलोड करेगा, नहीं तो 11th फेल कंपार्ट सिलेक्ट किया था वो अपलोड करेगा प्रीवियस क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, और अगर किसी ने ये सिलेक्ट नहीं किया था तो नहीं अपलोड करेगा, ब्लैंक छोड़ेगा भाई, कॉमन सेंस। फिर यहाँ पे प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो जिसने प्रीवियस क्वालिफिकेशन में 10th पास सिलेक्ट किया था वो 10th का सर्टिफिकेट अगेन यहाँ पे अपलोड करेगा। जिसने 11th पास सिलेक्ट किया था वो 11th पास का सर्टिफिकेट अगेन यहाँ पे अपलोड करेगा। जिसने 11th फेल कंपार्टमेंट सिलेक्ट किया था वो ये वाला सर्टिफिकेट अगेन यहाँ पे अपलोड करेगा। जिसने 12th फेल कंपार्टमेंट सिलेक्ट किया था वो अगेन वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेगा। और जिसने 12th पास सिलेक्ट किया था वो 12th पास वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेगा। नेक्स्ट भाई एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में जो आधार का बैक साइड है, ध्यान से सुनो, जिसका परमानेंट और कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम रखा है जिसमें, वो भी आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ पे अपलोड करेगा। और जिसने अलग अलग रखा है, परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल में, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस राजस्थान कोटा में, तो वो भी यहाँ पे आधार का बैक साइड ही अपलोड करेगा, ध्यान रखे भाई, आधार बैक साइड। तो एड्रेस प्रूफ में दोनों को ही आधार कार्ड का बैक साइड अपलोड करना है। तो भैया वो रेंट एग्रीमेंट का क्या करेंगे? हमने तो अलग अलग रखा था, परमानेंट वेस्ट बंगाल का और कोरेस्पॉन्डेंस हमने रखा था राजस्थान का। रेंट एग्रीमेंट का क्या करेंगे? वो आगे अपलोड करेंगे, दिखा रहे भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पे कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी ने सिलेक्ट किया था OBC SC ST तो यहाँ पे देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसी वजह से मैंने बोला था कि भाई अगर नहीं है तो जनरल वहां पे सिलेक्ट कर लो, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। अगर सिलेक्ट किया था तो वहां पे, नहीं किया था तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो, जनरल वालों को कुछ अपलोड नहीं करना, यहाँ पे ध्यान रखे भाई। फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी और एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, मैक्सिमम लोग इन सब पे अप्लाई नहीं किए थे फॉर्म में अभी अभी, तो इन सबको नहीं भरना। और जिसने अप्लाई किया था कि सही में मेरा कोई डिसेबिलिटी है, मैं NIS वालों को बताना चाहता हूँ वो चीज, तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, साफ सीधी बात है ना। वैसे ही एक सर्विसमैन के केस में भी वैसा है। और एनी अदर सर्टिफिकेट में यहाँ पे तुम्हें भरना है रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट।
ठीक है, परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान, तो रेंट एग्रीमेंट यहां पे भरना पड़ेगा ऐसे केस में। ठीक है, नेक्स्ट, फिर यहाँ पे एट द एंड 10th की सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा अगेन, मतलब 10th की सर्टिफिकेट एक तो बर्थ सर्टिफिकेट में भरो, और जिसका प्रीवियस क्वालिफिकेशन जिसने 10th सिलेक्ट किया था वो अगेन उस पर भी अप्लाई करेगा, मतलब फिलअप करेगा, फिर जाके एट द एंड यहाँ पे अपलोड करेगा 10th की सर्टिफिकेट। तो 3 बार भरना पड़ेगा उसको, और बाकी लोगों को 2 बार भरना पड़ेगा, एक बर्थ सर्टिफिकेट पे और एक सीधा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट भाई, सारा चीज क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अब। फिर यहाँ पे तुम्हारा सारा डिटेल रिव्यू कर लेना कि सही है क्या गलत है। भैया यहाँ पे रेफरेंस नंबर शो नहीं कर रहा, तो पेमेंट करोगे उसके बाद जाके शो करेगा, उससे पहले नहीं करता। भैया यहाँ पे क्या है ना, ये गार्जियन इंस्टीट्यूशन नेम, फिर ये टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें हमने फिलअप नहीं किया था, इस वजह से शो नहीं कर रहा। तो ठीक है, कॉमन सेंस, नहीं करेगा शो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। लेकिन यहाँ पे आधार नंबर और आइडेंटिटी नंबर जो था ना, आधार नंबर आइडेंटिटी नंबर, वो भी शो नहीं कर रहा। तो वो शो नहीं करता लेकिन फिलअप हो चुका है, उसके चलते ये फॉर्म को डिलीट विलीट करके वैसा काम करने मत लग जाना, वो फिलअप हो चुका है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से फिलअप हो चुका है, आगे बढ़ो ऑफ लाइफ में। फिर यहाँ पे एट द एंड फीस बन के आ जाएगा जो रजिस्ट्रेशन फीस है, और मैंने बोला था हर एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का NIOS 70 रुपीज चार्ज करता है तुम्हारे पोर्टल पे, फीस बन के आ जाएगा। उसी पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, फीस वाला दिख जाएगा यहाँ पे, है ना, मतलब जो रिव्यू डिटेल्स वाला पेज है उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ये फीस डिटेल वाला भी दिख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल इतना फीस इनको भरना है। इनको 2150 क्यों भरना था यहाँ पे, क्योंकि ये फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल प्लस जनरल। ओके, और अगर मेल होता और जनरल होता तो कितना हो जाता यहाँ पे 2600। ऑल राइट, और यहाँ पे अगर ऐसा होता कि SC या ST होता तो 1690 हो जाता है यहाँ पे, और 70 रुपए तो हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चार्ज करता है NIOS तुमसे। ठीक है, जो 12th पास कैंडिडेट है, 12th पास जो कैंडिडेट है, उन्होंने पार्ट एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, पार्ट एडमिशन, तो उनका ना फीस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। उनका फीस यहाँ पे ऐसा शो नहीं होगा। यहाँ पे उनका फीस कैसे आएगा, अगर मान लो 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया ना, तो कुछ फीस ऐसा बन के आएगा 1140 इंटू 3, मतलब पर सब्जेक्ट 1140, ऐसा कुछ रफ एस्टिमेट इतना ही देना होता है, इससे बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, इसी के आसपास, मान लो इससे 100 रुपए प्लस माइनस 100 रुपए। ठीक है, इसी के आसपास देना होता है उनको। तो अगर कोई 12th पास था और वहां पे सारा कुछ अच्छे तरीके से फिलअप किया, तो उनका कुछ रफली 1140 इसी के अराउंड फीस बन के आता है। और अगर नहीं बन रहा इसके अराउंड फीस, इसके अराउंड पर सब्जेक्ट अगर फीस नहीं बन रहा तुम लोग का, तो 100% तुमने फॉर्म भरने में सब्जेक्ट के कॉलम में कुछ ना कुछ गलती कर रखा है, 100%। ठीक है, और इनको छोड़ के जो 10 पास है, जो 11 पास है, 11 फेल कंपार्ट है ना, 12th फेल कंपार्ट जो है, जिन्होंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया था, TOC नो TOC वाला, ठीक है, TOC नहीं लिया जिसने, उन सबका फ्रेश 5 सब्जेक्ट के लिए फीस इतना ही ऐसे बन के आ जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। ऑब्वियस सी बात है ना, फीमेल मेल SC ST डिपेंड करता है। एंड रही बात, ये रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, एक और फीस तुम्हें इसमें देना है एग्जाम देने के लिए, नवंबर दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर 2026 में वो फीस देना होता है, अप्रैल के एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अभी नहीं देना होता, एकदम उधर जाके, उसका अलग प्रोसेस होता है, वो जब आएगा तब की बात है। थ्योरी सब्जेक्ट 300 रुपीज पर सब्जेक्ट, और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 450 रुपीज पर सब्जेक्ट, और एट द एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का 70 रुपीज। तो ऐसे करके कुछ रफली तुम्हारा 2000 के अंदर एग्जाम फीस बन जाता है, उस मोमेंट पे देना होता है नवंबर दिसंबर के महीने में, जितने सब्जेक्ट का एग्जाम तुम देना चाहो उतने सब्जेक्ट का। और ये फीस क्या है, तुम्हें किसी को देना नहीं है, अपने हाथों खुद ब खुद तुम NIOS के पोर्टल में सबमिट कर देना। सिखा तो दिया सारा चीज है कि भाई फॉर्म भी कैसे फिलअप किया जाता है, फीस ऐसा ऑटोमेटिक बन के आएगा, फिर उसको पेमेंट कैसे किया जाता है, सारा कुछ तो सिखा दिया है ना। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवेज रहेंगे, यहाँ पे CSC वाले को अवॉइड करना, CSC वाले को अवॉइड करके, ये CSC वाले को यहाँ पे अवॉइड करके जो और पेमेंट गेटवेज है इधर से तुम कर सकते हो। मैं जो रिकमेंड करूंगा जो सबसे बेहतरीन है वो है भाई UBI। यहाँ पे तुम्हें QR कोड, है ना, UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, दुनिया भर की चीज, नेट बैंकिंग, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। तो UBI वाले पे यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना, फिर वहां पे एक बार डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना, डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना। अगर मोबाइल फोन से कर रहे हो तो कीवर्ड देखने में आसानी होगी। फिर तुम्हें QR कोड का भी मिल जाएगा, UPI का भी मिल जाएगा, तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करके वहां पे पेमेंट कर देना, हो गया काम खत्म। पेमेंट वहां से सक्सेसफुल हो जाने के बाद अगर पेज रिफ्रेश हो रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, तो उसमें क्या करना, गूगल या कोई भी ब्राउजर पे आ जाना, है ना, वहां पे लिखना
NIOS स्टूडेंट लॉगिन। ऑलराइट, यहां पे ये लिखने के बाद hdmis.nios.ac.in इसी वेबसाइट पे विजिट करना है। hdmis.nios.ac.in इस वेबसाइट पे विजिट करना है। तो वहां पे तुमसे बोलेगा कि भाई लॉगिन करो, यूजर लॉगिन ऐसे करके कुछ आएगा, यूजर लॉगिन या स्टूडेंट लॉगिन आएगा, स्टूडेंट लॉगिन ऐसे करके कुछ आएगा। तो वहां पे तुमसे बोलेगा कि भाई यूजर नेम बिठाओ। यूजर नेम क्या होता है? ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी यूज करके तुमने अभी अभी एनआईओएस का फॉर्म फिलअप किया वही ईमेल आईडी होता है। पासवर्ड बिठाओ। पासवर्ड कहां पे मिलेगा? पासवर्ड उसी ईमेल आईडी पे एनआईओएस वाले ने भेजा होगा। चेक करो, ईमेल को जाके चेक करो, रिफ्रेश करो, मिलेगा, 100% मिलेगा। उसी ईमेल आईडी पे एनआईओएस वाले ने भेजा होगा पासवर्ड, तो उसको यूज करो। उसको यूज करके लॉगिन पे क्लिक करो। फिर जाके ऊपर कॉर्नर पे तुम्हारा नाम शो होगा। लेट से तुम्हारा नाम कृष्णा है तो कृष्णा वहां पे शो होगा, है ना? तो कृष्णा पे तुम्हारे नाम के उधर क्लिक करना, फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करना। डैशबोर्ड पे क्लिक करना, फिर ये वाला इंटरफेस तुम्हारे सामने खुल जाएगा फिर। ठीक है, अब ये वाला यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद ये योलो बॉक्स एप्लीकेशन स्टेटस वाले बॉक्स पे रिव्यू फॉर्म में जाना। यहाँ पे जाके फिर से सारा चीज अपना चेक कर सकते हो कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ सक्सेसफुली। सारा चीजें यहाँ से चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अब से लेके तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर रोज सुबह उठ के ये नोटिफिकेशन चेक करना है। नोटिफिकेशन अगर 0 है तो डरने की कोई बात नहीं है, एडमिशन आराम से कंफर्म होगा। कंफर्म होने में टाइम लगता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, मतलब कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, भाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी टाइम लग जाता है। 5 मंथ्स, मजाक नहीं है, 5 मंथ्स भी टाइम लगता है। तो पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें सुबह उठ के हर रोज यहाँ पे नोटिफिकेशन चेक करना है। अगर नोटिफिकेशन 0 है तो डरने की कोई बात नहीं है, एडमिशन आराम से कंफर्म होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे स्टेटस पे लिखा हुआ रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा होगा एडमिशन कंफर्म्ड। पहले लिखा रहता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, अब लिखा रहेगा एडमिशन कंफर्म्ड। टाइम लगता है उसके लिए, बता दिया मैंने कितना टाइम लगता है। तो हर रोज सुबह उठ के अपना नोटिफिकेशन चेक करो। अगर 0 है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आराम से कंफर्म होगा। और अगर 0 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अगर कोई 1-2 नोटिफिकेशन उन्होंने भेजा होगा कि भाई तुम्हारे में फॉर्म में ये गलती है, इसको सुधारो, इसको ऐसे सही करो वरना एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, उसके कारण अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा तो उसको सुधारना पड़ता है ना? ये रिव्यू फॉर्म में जाके सुधार सकते हो। और नहीं तो नीचे एक ई सर्विस वाला एक बॉक्स मिलेगा, ई सर्विस करके एक रेड कलर का बॉक्स मिलेगा। रेड नहीं, पिंकिश टाइप ऑफ, रेड नहीं, काइंड ऑफ पिंक कलर का मिलेगा ई सर्विस का बॉक्स, ऐसा कलर का। तो उस पे अप्लाई बटन पे क्लिक करके एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के, एक्स्ट्रा पैसा देके तुम चेंजेस वगैरह कर सकते हो वहां से। ठीक है, तो ये है टोटल फंडा। और अक्टूबर तक तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। अक्टूबर तक तुम आराम से सोते रहो, कोई काम नहीं है। दिवाली जो भी आ रहा है मनाओ, है ना? नवंबर से जाग जाना है, नवंबर दिसंबर से जाग जाना है, क्योंकि पीसीपी, टीएमए, प्रैक्टिकल सब इसी के बाद होगा। प्रैक्टिकल होगा तुम्हारा मार्च के महीने में, मार्च 2027, और थ्योरी का एग्जाम होगा तुम्हारा अप्रैल 2027। फर्स्ट वीक ऑफ जून में, 1 जून तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, है ना? और ये रिजल्ट तुम जोसा काउंसलिंग में 100% अप्लाई कर पाओगे। राउंड वन का सीट मिलेगा आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में। कोई डरने की बात नहीं है। अभी भी कमेंट में भटकेंगे लोग, भैया इसका रिजल्ट तो लेट आता है, जोसा काउंसलिंग में कैसे लगाएंगे? जोसा काउंसलिंग में बाकी लोग कैसे लगा रहे थे? बाकी लोग जो अप्रैल में एग्जाम दे रहे थे ना इसका, वो जोसा काउंसलिंग में कैसे लगा रहे थे? वो आईआईटी, एनआईटी कैसे जा रहे थे? तो देखो, ये भटकते हुए आत्माओं का, हम यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं है हमारे पास, लेकिन जो समझदार वाला आदमी है, जितना बातें मैं बोल रहा हूँ वो समझ जाएगा चीजें। ठीक है, तो ऐसे करके हो गया काम खत्म। अगेन अगर किसी को 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, बाय करना, उसको परचेस कर लेना, मैं तुमसे कांटेक्ट वहां पे कर लूंगा। मेंटरशिप के लिए भी सेम चीज है, मेंटरशिप ईयर लॉन्ग वैलिड है ना? तुम्हारा रिजल्ट आने तक तुम्हारे साथ रहेगा, और काउंसलिंग 1 टाइम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके परचेस कर सकते हो। इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं भाई नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय सभी को, थैंक यू सो मच।